हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोल अटैक के बारे में बताया था, जो आधुनिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था, उसमें हमने उस वीडियो में बात की थी। और आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपने भूगोल की, इसकी भूगोल की। भूगोल में देखिए, भूगोल में जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जिससे आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको ब्रह्मांड से। सही है, ब्रह्मांड ज़्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन उसको सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जिस चीज़ को जितना अधिक समझोगे, वो चीज़ आपके दिमाग में उतना ही ज़्यादा याद रहेगी। देखिए, रटने को तो आप कुछ भी रट सकते हैं, इतनी बड़ी किताबें हैं, दुनिया भर की किताबें हैं, कोई से प्रकाशन है, किसी भी रट सकते हैं। लेकिन जब तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आपकी रटने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उन चीज़ों को समझेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको जो मेहनत करनी है, वो आपको मेहनत औरों को देखकर नहीं करनी है कि वो तो इतने घंटे पढ़ता है या वो इतने घंटे पढ़ता है। सही है, अब हर एक स्टूडेंट का या हर एक विद्यार्थी का अपना पढ़ने का अलग शेड्यूल होता है कि वो किस वजह से किस टाइम तक पढ़ता है, कितने घंटे किस सब्जेक्ट को पढ़ता है। ठीक है, अगर मान लो कोई व्यक्ति 4 से 5 घंटे पढ़ता है, 4 से 5 घंटे पढ़ता है, तो भाई 4 से 5 घंटे तो पूरे देश में सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं। इतने घंटे तो सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, चाहे वो लॉकडाउन में वीडियो देखकर पढ़ रहे हों या अपनी किताबों से पढ़ रहे हों या किसी कोचिंग सेंटर पर पढ़ रहे हों। तो आपका स्कोर अब वाले जो 4 से 5 घंटे पढ़ता है, उसका 50 में से 30 का स्कोर आएगा। कितने का आएगा? 30 का स्कोर आएगा। अगर आप भी 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपका भी स्कोर 30 तक ही आएगा। सही है, तो अगर आपका भी स्कोर उनके तरह आएगा तो उनमें और आप में अंतर क्या रहेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इस टाइम को बढ़ाकर 6 से 7 करना है। कितना करना है? 6 से 7, यानी कि 2 से ढाई घंटे आपको बढ़ाना है। 2 से ढाई घंटे अगर आप बढ़ाते हैं तो आपको जो स्कोर है वो स्कोर हो जाएगा आपके 40 से 45 के बीच। ठीक है, 40 से 45 के बीच। जब 40 से 45 के बीच आपका स्कोर हो जाएगा तो आपको सिलेक्शन रोकने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ, अब जैसा मान लो कोई वीडियो 15 मिनट की है, 10 मिनट की है, 10-15 मिनट की वीडियो में अगर आपको मान लिया कि 4 से 5 क्वेश्चन डेली याद हो रहे हैं, ठीक है, और आपको पुलिस के पेपर में आपको जो रीजनिंग मिलती है या किसी भी सब्जेक्ट का आप टॉपिक लेते हैं, उसमें 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको 10 मिनट की वीडियो से 3 से 4 क्वेश्चन याद हो रहे हैं, तो 35 से 40 क्वेश्चन याद करने के लिए आप कितनी वीडियो जरूरत पड़ेगी, कितने समय जरूरत पड़ेगी, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, मेहनत करनी है सही तरीके से करनी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज की वीडियो की ब्रह्मांड के बारे में। देखिए, ब्रह्मांड जो है, पहली बात तो ये आती है कि ब्रह्मांड हम कहते किसे हैं, जो इसकी परिभाषा होती है। तो ब्रह्मांड हम उसे कहते हैं जैसे हमारे अंतरिक्ष में या आकाश गंगाएं हैं, निहारिका है या दुग्ध मेखला है, जितनी भी आकाश गंगाएं हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं, इन सबको मिलाकर एक जो ग्रुप बनता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, और ब्रह्मांड जो होता है, ब्रह्मांड में सूर्य भी है, पृथ्वी भी है, बृहस्पति भी है, लेकिन हम बात करते हैं आज सूर्य की और ब्रह्मांड की। ठीक है, अब बात करते हैं कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई वो किस तरीके से हुई, किस कारण हुई, क्या क्या उसमें घटनाएं हुई। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो अभी तक सबसे मतलब कि कह सकते हैं उसको सिद्ध किया हुआ जो सिद्धांत है, वो है हमारा बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत। क्या बात करते हैं हम? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, इसको हिंदी में कहते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी और महाविस्फोटक सिद्धांत ये किसने दिया था? अगर बात करें कि ये किसने दिया था, तो इसको दिया था हमारे जॉर्ज लेमेत्रे, या आपको किसी किताब में लेमेंतेयर भी मिलेगा, लेमेंतेयर देखने को मिलेगा। अगर आप उस में देखेंगे तो लेमेंतेयर मिलेगा, या कोई प्रकाश में देखेंगे तो लेमेंतेरे देखने को मिलेगा। अब ये तो जो है चीज है, ये ज्यादा सबको याद होती है, किताबों में लिखी हुई मिलती है, लेकिन जो इस क्वेश्चन की गहराई है, जो इस टॉपिक की गहराई है, वो ये है कि जॉर्ज लेमेत्र कहाँ के रहने वाले थे, ये कहाँ के निवासी। तो ये कहाँ के थे निवासी? ये थे बेल्जियम के। कहाँ के थे? बेल्जियम के। यहाँ से जो आपको याद रखने योग्य चीज है वो है कि जॉर्ज लेमेत्र कहाँ के निवासी थे, कहाँ के थे? बेल्जियम के। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। तो ब्रह्मांड शुरू में आपने एक मटर का दाना देखा होगा, मटर का दाना, मटर के दाने के समान इसकी एक आकृति थी, उसमें हाइड्रोजन गैस, आपने इसका नाम सुना होगा, हाइड्रोजन गैस।
हाइड्रोजन गैस के साथ साथ अन्य आर्गन ऐसे हुई, या आप कोई भी और गैस ले सकते हैं, अन्य तत्व ले सकते हैं उसमें, उन सबका उसमें मिश्रण था। लेकिन हाइड्रोजन गैस के बढ़ने के कारण इसमें अजीब तरह का विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट के होने के कारण क्या हुआ, उसके जो ब्रह्मांड या मटर के दाने के समान जो आकृति थी वो चारों दिशाओं में फैली। लेकिन उसमें फैलने के बाद आपको पता चलेगा कि उसमें कई ऐसे आकार के, आप पिरामिड कह सकते हैं, पिंड कह सकते हैं, ग्रह कह सकते हैं, कोई भी टुकड़े कह सकते हैं। मान लें कि कोई मटर का दाना है, अगर इसमें कोई अधिक तीव्र गति से विस्फोट होगा तो ये फूटेगा, और फूटने के बाद कहाँ फैलेगा, इस तरीके से चारों तरफ को फैलेगा। ठीक है, और यही जो क्या बनते हैं हमारे, इनमें से ही कुछ हमारे ग्रह बनते हैं, उपग्रह बनते हैं, तारे बनते हैं, आकाश गंगाएं बनती हैं, सूर्य बनता है, पृथ्वी बनता है। ठीक है, इसी प्रकार अब हम बात करते हैं कि जॉर्ज लेमैत्र ने इस विस्फोट सिद्धांत को अधिकतर सिद्ध क्यों माना, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया है कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। सही है, लेकिन कुछ आपने वैज्ञानिकों को देखा होगा, कुछ किताबों में लिखा हुआ देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के कोने में स्थित है। सही है, कहाँ पर स्थित है, ब्रह्मांड के कोने पर। आप देख सकते हैं कि ब्रह्मांड है, आकृति से। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जो सूर्य है वो हमारा ब्रह्मांड के कोने में स्थिर है। ठीक है, लेकिन हमारे जॉर्ज लेमैत्र ने क्या बताया कि ब्रह्मांड जो है वो हमारे सूर्य का, मतलब हमारे ब्रह्मांड का केंद्र क्या है, केंद्र क्या होता है, जो हमारा बीच में होता है। ठीक है, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र होने के कारण इसके चारों तरफ कई ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, कई ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा किस तरीके से करते हैं, अब ऐसा मानते हैं आप कि ये मानो कि सूर्य है। ठीक है, अब ये कोई इस तरीके से ग्रह हैं, ये सारे इतने ग्रह हैं। ठीक है, इनकी ग्रह संख्या कितनी मानी गई है, 9 मानी गई है। लेकिन 2006 में प्राग सम्मेलन के तहत प्लूटो को, किसको, प्लूटो को यानी कि इसको क्या कहते हैं, हम यम भी कहते हैं। ठीक है, इसको हमारे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। लेकिन इसको, अब बात आती है कि इसको श्रेणी से निकाला क्यों गया। देखिए, जो ग्रह होता है उसके कुछ अपने नियम होते हैं, उसकी कुछ सीमाएं होती है। ग्रह का नियम क्या होता है, ग्रह का नियम ये होता है कि अगर वो किसी की परिक्रमा करेगा तो वो अपनी कक्षा में रहकर करेगा। जैसा कि आप मान सकते हैं कि बुध है, ये मंगल है, ये बृहस्पति है, पृथ्वी है, तो इनकी सबकी अपनी अलग अलग कक्षाएं होती हैं। तो अगर ये सूर्य की परिक्रमा करेंगे तो अपनी कक्षा के अंदर रहकर ही करेंगे। ठीक है, जैसे बुध की ग्रह है तो ये जितनी परिक्रमा करेगा अपनी, ये सिर्फ अपनी कक्षा में रहकर ही करेगा, ये किसी और ग्रह से नहीं टकराएगा और किसी ग्रह की कक्षा को नहीं काटेगा। तो जो प्लूटो तो हमारा ये क्या करता था, ये हमारा एक तो आकार में बहुत छोटा था, पहली बात तो ये थी इसको श्रेणी से निकालने की वजह, ये आकार में छोटा था। और जो महत्वपूर्ण दूसरी बात थी वो ये थी कि यह वरुण की कक्षा को काटता था। किसकी कक्षा काटता था, वरुण की कक्षा को काटता। जैसे आप मान सकते हैं कि वरुण या सारे जितने भी ग्रह हैं वो सारे परिक्रमा कर रहे हैं और यम भी उनके साथ परिक्रमा कर रहा है, लेकिन परिक्रमा करते करते समय वह अपनी कक्षा से निकलकर वरुण की कक्षा में आ गया। क्या किया उसने, वरुण कक्षा को काटा। तो इसकी वजह से इसको 2006 में ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। अब ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया तो कहीं ना कहीं तो उसको स्थान दिया गया होगा, तो इसको हम कह सकते हैं कि इसको बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। किसकी श्रेणी में रखा गया है, बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे अगले टॉपिक की, कि अब हम बात करते हैं भूगोल। जैसे कि ब्रह्मांड मैंने आपको बता दिया कि भूगोल शब्द का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है हमारा पृथ्वी का वर्णन। किसका होता है, पृथ्वी का वर्णन। क्या नाम बताया मैंने आपको, जियोग्राफी। ठीक है, इसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन या वर्णन। ठीक है, अगर इस शब्द को हम मिलाते हैं, जियोग्राफी बताते हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, पृथ्वी का अध्ययन करने वाला, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। जिस चीज से हमको पृथ्वी के अध्ययन के बारे में पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। अब बात करते हैं कि जियोग्राफी शब्द दिया किसने होगा, तो जियोग्राफी शब्द हमारा किसने दिया था, इरेटोस्थनीज ने। किसने दिया था, इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, और इनको ही हमारा व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। सही है, और हम बात करें कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहते हैं, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आधुनिक
खगोल शास्त्र का जनक हम किसको कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम कोपरनिकस को। कोपरनिकस या कोपरनिकस आपको कई किताबों में देखने को अलग मिल सकता है, लेकिन जहाँ तक आपको भी मिलती है वो कोपरनिकस ही देखने को मिलता है। लेकिन कोपरनिकस ने 1540 ईस्वी में ये बताया था कि इसने क्या बताया था, इसने ब्रह्मांड की खोज की थी, इसने ग्रह की खोज की थी कि ग्रह भी अपनी कक्षा के अंदर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा, हम बात करते हैं सबसे चमकीले तारे की। तो सबसे चमकीला तारा आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको नाम मिलेगा उसका साइरस। क्या नाम मिलेगा आपको उसका? साइरस। यानी कि आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा किसको कहते हैं हम? साइरस को कहते हैं आकाश गंगा सबसे चमकीला तारा। ठीक है, और अगर हम बात करें कि आकाश गंगा की सबसे निकटतम आकाश गंगा कौन सी है, या ब्रह्मांड के या सूर्य के अंदर जितने भी हमारे ग्रह होते हैं, कितनी कक्षाएं होती हैं, सबसे नजदीकी जो आकाश गंगा है उसका नाम हमारा क्या है? उसका नाम है हमारा एंड्रोमेडा। क्या नाम है? एंड्रोमेडा। ठीक है, एंड्रोमेडा ये हमारे सबसे नजदीक की आकाश गंगा है। ठीक है, और हम बात करें कि आकाश गंगा के सबसे नजदीक का तारा क्या कहते हैं हम? आकाश गंगा के सबसे नजदीक का तारा, तो उसका नाम है हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, आपको क्वेश्चन बता दिए मैंने, सबसे चमकीला तारा बता दिया, सबसे नजदीक की आकाशगंगा बता दी, और आकाशगंगा सबसे नजदीक का तारा बता दिया, भूगोल का शब्द बता दिया, ब्रह्मांड के बारे में बता दिया, आपको उसके सिद्धांत के बारे में बताया, और ये वैज्ञानिक कहाँ के निवासी थे इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। ठीक है, और हम बात करते हैं आगे कि सौर मंडल की खोज 1540 ईस्वी में कोपरनिकस ने की, लेकिन उन्होंने बताया क्या? उन्होंने बताया था कि आप ये मान सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड है। ठीक है, ये ब्रह्मांड है, लेकिन उन्होंने क्या बताया इसमें? उन्होंने ये बताया कि सूर्य ही एकमात्र ग्रह है। क्या बताया उन्होंने? सूर्य को एक ग्रह बताया है। ठीक है, ये सूर्य है। ठीक है, अब जो कहते हैं कि सूर्य ग्रह है, तो उन्होंने इसको ग्रह का नाम क्यों दिया? इन्होंने ग्रह का नाम इसलिए दिया क्योंकि इसके कुछ उपग्रह भी होते हैं, जैसे हमारा पृथ्वी हो गया, और जी हम बृहस्पति कह सकते हैं, बुध कह सकते हैं, मंगल, शुक्र, अरुण कह सकते हैं, जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। सही है, जैसे हमारा पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है, वो हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, ऐसे ही इसको किसका दर्जा दिया? सूर्य को। इसको दर्जा दिया गया हमारा सूर्य को ग्रह का। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के अंदर सूर्य एक एकमात्र ग्रह है जिसकी 8 या 9 ग्रह परिक्रमा करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इसकी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग हुई थी, कब हुई थी? 6.4 मिलियन वर्ष। मिलियन वर्ष, सॉरी 6.4 नहीं, 4.6 मिलियन वर्ष। अगर हम बात करें कि सूर्य की अनुमानित आयु की, जो आयु है उसकी, तो कितनी आयु बताई गई है उसकी? अनुमानित आयु, उसकी आयु बताई गई है 5 बिलियन वर्ष। ठीक है, 5 बिलियन वर्ष, जिसमें से इसकी आधी आयु पूरी हो चुकी है। ठीक है, सूर्य की हमारी अनुमानित आयु कितनी बताई गई है? 5 बिलियन वर्ष। मिलियन नहीं है, बिलियन है, बिलियन। ठीक है, जो मिलियन से बड़ी इकाई होती है। 5 बिलियन वर्ष उसकी अनुमानित आयु बताई गई, जिसमें उसकी आधी आयु पूरी हो चुकी है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि उसमें कितने हैं, तो हमारे जो है 8 ग्रह हैं इसके अंदर, जो हमारे सौरमंडल में ब्रह्मांड बनने से पहले थे। 8 ग्रह हैं, 63 उपग्रह हैं, और लाखों क्षुद्र ग्रह के टुकड़े, यानी कि कितने? 8 ग्रह हैं और 63 उपग्रह हैं। ठीक है, और लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में हमारे क्षुद्र ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह देखिए कहते किसे हैं? सबसे पहली बात यह है कि क्षुद्र ग्रह हम कहते किसे हैं? जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, ठीक है, किसकी? मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे। किस चीज की? मैंने आपको बताया था कि 8 ग्रह, 63 उपग्रह या क्षुद्र ग्रह लाखों करोड़ों संख्या में आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पर यह ध्यान रखनी है कि जब आकाश गंगा या किसी भी ब्रह्मांड या किसी भी चीज का हम निर्माण करते हैं, उसमें किस किस गैसों का मिश्रण होता है, कौन कौन सी गैस उसमें निकलती है, कौन कौन सी गैस उसमें होती है। ठीक है, तो हम बात करते थे, पहले क्या बात करी थी ना? हाइड्रोजन की।
जब हाइड्रोजन, आप देखोगे हाइड्रोजन बहुत अधिक गर्म गैस होती है, जो हमारे सूर्य के अंदर जो पाई जाती है वो हमारी हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, वो अधिक गर्म होने के कारण ही उसको हाइड्रोजन गैस कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हाइड्रोजन की गैस के जो बादल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं हमारे हाइड्रोजन गैस के जो बादल होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस के बादल जो विशाल संरचना से बनते हैं, यानी कि आपने छोटे मोटे बादल नहीं, जैसे कि कोई पत्थर के बराबर होता है, आप बादल देखते होंगे, हाइड्रोजन गैस के जो बने विशाल संरचना के जो बादल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम निहारिका। क्या कहते हैं हम उसको, निहारिका, निहारिका। अब आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो सिर्फ आपको इतना मिलेगा कि निहारिका कहते किसे हैं, तो आपको उसको क्या बताना है कि हाइड्रोजन से बने बादलों को हम क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, सही है। और हम आज की जो वीडियो है वो हम इसी बारे में बात करेंगे, और जितना ब्रह्मांड जो जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे ब्रह्मांड से वो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर हम आगे जो वीडियो में बात करेंगे, हम आगे बात करेंगे मतलब सूर्य की बात करेंगे, तारामंडल की बात करेंगे, और जो अन्य हमारे ग्रह हैं 8 ग्रह हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। और जो हम बात करने वाले हैं आगे, कोई भी चीज़ है जैसे ग्रह हुए, उपग्रह हुए, उन सभी को हम एक क्रम में लिखकर पढ़ेंगे, और आपको साथ साथ नोट्स बनाते चलें। और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, आपको जो भी महत्वपूर्ण चीज़ अगर कुछ टॉपिक पर अगर होगी तो हम आपको उसको अंडरलाइन करके आपको बता देंगे, कि आपको उससे पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको हमें नोट करना है या अपने दिमाग में याद करना, ठीक है। तो हम आज की वीडियो में यही बात करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, तो हमने इससे पहले कई सारी वीडियो जो आधुनिक इतिहास के बारे में बता चुके हैं, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसमें से बनते हैं, वो हमने पढ़ा चुके हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछली वीडियो को देखें, और जितने भी इसमें क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उन्हें याद करें, और फिर बताएं कि आपको याद होता है या नहीं होता है, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।